हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पर। गाइस, जैसा कि जब मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था तो उसके साथ ये भी बताया था कि वीक में 2 टाइम्स हम आपकी क्लासेस ले लेंगे। अव्वल तो ये आप लोगों की ही मर्ज़ी थी, आप लोगों ने खुद मुझे कमेंट में बताया था कि मैम 2 टाइम क्लास ले लीजिए तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक बार सिलेबस में सिर्फ 3 यूनिट दिखाना चाहूँगी, बाकी की यूनिट्स मैं आपको दिखा दूँगी जब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है पूरी बुक का, तो इसको हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। देन उसके बाद हम राम मोहन रॉय लगा लेंगे। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके अंदर हमने पहली IPT 1 में हमारे पुराने इंडियन थॉट्स के विचारकों के थॉट्स पढ़े थे और इसमें अब हम मॉडर्न विचारकों के थॉट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोगों को बेसिक यहाँ पढ़ना क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात आती है तो इंट्रोडक्शन में आपको वो सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मतलब यूनिट के हिसाब से, जो मॉडर्न टाइम से आनी शुरू हो चुकी थी। अब उसके अंदर फिलोसफर्स आए, कुछ क्रांतियाँ हुई, कुछ डेट्स आई, कुछ हुआ, वो सारी चीज़ों को डीपली हम अच्छे से जान लेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन रखा गया है, औपनिवेशिक शासन की अवधारणा। ठीक है, कॉलोनियल रूल बताया गया है। आपको याद होगा जब आपका 5th सेमेस्टर में CNI सब्जेक्ट आया था, बट वो चेंज हो गया था, तो उसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग से ही आपने कॉलोनियल रूल पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल का जो मेन मुद्दा है वो क्या है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे भारत को औपनिवेशिक बनाने की जो पूरा प्रोसेस था ना, वो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से पूरा हो चुका था। मतलब कि जब भारत का पूरा गुलामी का और ये सब कुछ सारा काम था, वो सब कुछ 19वीं शताब्दी तक पूरा हो चुका था। उसके बाद औपनिवेशवाद शासन का प्रमुख उद्देश्य जो प्राप्त हो चुका था, वो सुदृढ़ता से बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति को बनाए रखना था। कि मतलब अब सब कुछ बना लिया है, अब उसके बाद हमें अपनी पावर को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस उद्देश्य के लिए शासितों का समर्थन प्राप्त करने के लिए आवश्यक था, जिसे वे सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व के द्वारा ही प्राप्त कर सकते थे। वो कल्चरल और हमारे जो वैचारिक एक थॉट के बिहाफ पर ही इन चीज़ों को पा सकते थे। उनका ये मानना था कि हम कल्चर के बेस पे, कि इंडिया में बिकॉज बहुत सारे कल्चर हैं, तो इस वजह से यहाँ की बात कल्चर पर रखी जाती है, उस बेस पे, और थॉट्स के बेस पे कि यहाँ के विचारकों के और हम आम जनता के क्या थॉट्स हैं, उनको जानने के लिए बहुत आगे बढ़े। ज़मींदार वर्ग का पोषण और प्रशासनिक व्यवस्था और जो बहुत सारी औपनिवेशिक संस्थाएं थीं, उनके लिए शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग तैयार करना और अंग्रेज़ों की तरफ से औपनिवेशिक आवश्यकताओं के लिए उठाए गए कदम भी बहुत इम्पॉर्टेंट थे। साथ में शिक्षा और अपनी औपनिवेशिक जो मतलब वो थी संस्कृति के काम, उसमें भी अपने थॉट्स को लगाना कि हाँ जी, कि एजुकेशन, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पिछले ही टाइम से पुराने ही हमारे विचारकों ने शिक्षा पर कितनी इम्पोर्टेंस दी है कि भैया शिक्षा होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आगे की फिलोसफर्स ने भी बोली कि शिक्षा पर, और हमारे किस चीज़ पर, एक तो शिक्षा पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, और सांस्कृतिक कार्यों पर, हमारे जो कल्चरल वर्क्स होते हैं उन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया और मदद करी कि किस तरीके से इसको स्थापित कर सकते हैं अगेन। ठीक है, और साथ में कि जब आरंभिक उपनिवेशवाद का दौर आया था तो उसमें राजनीतिक चिंतन का डेवलपमेंट हो गया था। राजनीतिक चिंतन, जब औपनिवेशिक काल आया, 19वीं शताब्दी की यहाँ बात हो रही है, मतलब मॉडर्न वाले थिंकर्स की बात हो रही है, तब राजनीतिक चिंतन सामने आ गया था। उसके अंदर क्या चीज़ सामने आई थी, सबसे पहले हमारे राम मोहन रॉय सबसे पहले सामने आए थे। इन्होंने ही ब्रिटिश शासन को शुभ माना और मानकर भविष्य में इसके अच्छे जो रिजल्ट्स थे वो निकाले। फिर राम मोहन रॉय ने जो भारतीय समाज के पतन हो गया था, मतलब बिल्कुल दी एंड सा हो गया था अंग्रेज़ों की वजह से, उस चीज़ पर फोकस करना शुरू करा कि किन देशों की वजह से, किन लोगों की वजह से इस चीज़ को ख़त्म किया गया था। ठीक है, क्योंकि मतलब ये सभी जानते हैं जब हमारा ब्रिटिश शासन था, 18वीं सदी की यहाँ बात हो रही है इंडिया के अंदर, तो क्या था, उन लोगों ने मतलब एक तरीके से वेशभूषा, खान पान, सब चीज़ें यहाँ अंग्रेज़ों की ही हो चुकी थी। लोगों ने कोट पैंट पहनना, खान पीन के तरीके, छुरी कांटे से खाना, ही सब करना मैक्सिमम लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया था।
तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए राम मोहन रॉय ने अपनी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दिया। साथ में केशव चंद्र सेन नाम के भी एक फिलोसफर हैं, उन्होंने भी ब्रिटिश शासन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी थी और उनके ही अनुसार ब्रिटिश शासन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि दुख, सामाजिक और नैतिक गिरावट के समय में एक ईश्वरीय वरदान था। कि मतलब वो ये मानते हैं कि भाई जब हमारा भारत किसी भी काबिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो एक तरीके से कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं थी, वो हमें डेवलप करने के लिए ही ईश्वर ने उन लोगों को भेजा था, वो ये मानते थे। ठीक है, उनका ये भी मत था कि वो अस्थाई अंग्रेज ईश्वर का प्रतिनिधित्व थे और इनकी बगावत न केवल राजनीतिक अपराध है बल्कि ईश्वर का भी पाप है। वो कहते हैं भाई अंग्रेज़ों ने जो किया किया, ऐसा तो कुछ किया भी नहीं। मतलब वो एक तरीके से बिल्कुल ऐसे थे कि गांधी जी के 3 बंदर जैसे, कान बंद, नाक बंद, हाथ पैर सब बंद। मतलब वो इस टाइप के थे कि उनको अंग्रेज़ों की बुराइयाँ नहीं दिखती थी, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती थी। और वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के लिए क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो वाली चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी था। ठीक है, अब ये जो मैंने फ़ोटोज़ लगा रखे हैं यहाँ पर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कौन है मुझे चलो मैं ही बता देती हूँ। दादा भाई नेहरू हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, और ये जो इधर हैं ब्लूज़ में, ये तो देख के ही पता लग गए होंगे, नेहरू में बहुत मिल रहे हैं, ये मोतीलाल नेहरू हैं। गोपाल कृष्ण इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ तरीके से ब्रिटिशर्स की मतलब एक तरीके से अच्छाई ही करी थी कि इन्होंने हाँ कुछ ना कुछ भारत को दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि सिनेमा, जैसे सिनेमा का जो हमारा सिनेमा है, आप मूवीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इन सब की शुरुआत ब्रिटिशर्स की ही देन थी, क्योंकि सबसे पहला हमारे कैमरे की खोज एक ब्रिटिशर ने ही करी थी 1804 या 1805 के टाइम पर। तो वो वाली चीज़ को, हर एक चीज़ को बताया, हर एक चीज़ में कि कल्चर में या फिर सिनेमा में या स्टडी में किसी ने कुछ ना कुछ ज़रूर दिया था। जैसे अगर हम पीछे जाएं थोड़ा और, मतलब तो उसमें 1902 से पहले की बात करें तो उसमें हमारे जो मैथमेटिशियंस थे या फिर हमारे साइंटिस्ट थे, वो लोग अपनी स्टडी इंडिया से बाहर जाके करते थे। तो उन लोगों ने वहाँ से स्टडी करके नाम कमाया और आज उनके नाम किताबों में छपते हैं या उनकी थ्योरीज़ वगैरह हम पढ़ते हैं। तो वो वाली चीज़ें भी ये सारे लोग जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, किनको अंग्रेज़ों को ही उसका क्रेडिट देते हैं। ये लोग, इनमें से जो गोखले हैं, ये रहे वो चश्मिश भाई, तो ये इन्होंने 1905 में बोला था कि देश में अब निर्धिव शांति और व्यवस्था है। मतलब कि देश के अंदर अब 1905 हो चुका है, आज़ादी का टाइम बहुत करीब आ चुका था, तो उसमें ना थोड़े हालात सुधरने लगे थे। अगर हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे तो कुछ कुछ जगहों पे होते थे, सब जगह नहीं होते थे। सब खुशी खुशी अपने त्यौहार भी मनाते थे, रहते थे, सोते थे, खाते थे, सब कुछ करते थे। तो वो वाली चीज़ 1905 में गोखले ने बोली कि अब सब कुछ शांति की तरफ और बिल्कुल ठीक ठाक होने जा रहा है। ठीक है, नेहरू जी का मत है कि कोई भी शिक्षित भारतीय ब्रिटिश शासन की अपेक्षा अन्य किसी शासन का महत्व नहीं होगा। नेहरू जी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स की ही देन है हमें आगे बढ़ाना, आगे पढ़ाना। अगर वो लोग नहीं पढ़ा पाते या कुछ था, क्योंकि इंडिया में काबिल लोग तो थे लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, वो बेसिक उनकी ठीक नहीं थी, ना फाइनेंशियल रूप से, ना उनको कोई टीच करता था, ना कुछ था। तो उनको आगे बढ़ाने में जो मदद करी थी वो ब्रिटिशर्स ने ही करी थी। और इस चीज़ पर भी दादा भाई नेहरू जी ने ये वाली बात को बोला है। ठीक है, इसके साथ साथ ये बोला गया कि औपनिवेशिक दमन और शोषण की वजह से ब्रिटिश शासन के प्रति ये धारणा ये लाभकारी है कि अधिक समय तक बहुत ज़्यादा बनी रहे और अंग्रेज़ों के शासन को अब आवश्यक बुराई माने जाने लगा, जो 20वीं शताब्दी का विरोध का माना लगा। मतलब अब वही वाली बात कि 1905 का जब टाइम आ गया तो भाई 1905 में और 1947 में कुछ ही सालों का फ़र्क रह गया था, तो लोग ब्रिटिशर्स को अब बुरा मानने लगे थे, कहने लगे भाई तुम जाओ, बहुत हो गया, अब तो बहुत ही हो गया कि मतलब पूरी 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी इतना ज़्यादा राज करा। तो क्या हुआ एंड के टाइम पे कि यहाँ पर आ गया और ये कहने लगे कि 20वीं सेंचुरी आने से पहले सभी मॉडर्न थिंकर्स को या फिर लोगों को ये होने लगा कि प्लीज़ अब आप लोग जाइए, अब आप हमारे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में काबिल हो चुके थे। कांग्रेस पार्टी हमारी स्टार्टिंग से है, बहुत सारे मैथमेटिशियन, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट सारी सभी तरीके से आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें ये फिर इन लोगों ने एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया था।
अब आया हमारा पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। पुनर्जागरण से हमेशा एक ही बात समझ आती है, किसी चीज़ को दोबारा से उठाना या आगे बढ़ाना। तो ठीक है, इसके अंदर देखो मैं बताती हूँ कि भारत का पुनर्जागरण जो है वो ये था बेसिक आपका कि समाज सुधार आंदोलन करा था उन्होंने, और समाज में सुधार लाने के लिए ही पुनर्जागरण बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि जैसे जातीय क्रूरता, बाल विवाह और सती प्रथा और हमारी विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत चलने लगी थी। और बातचीत चलने से ये हुआ था कि मतलब जैसे ये सब तो पुराने ज़माने में ज़्यादा थी, इंडिया में ज़्यादा थी। इंडिया में सभी लोग ये मानते थे कि अगर एक औरत का पति मर गया तो पहले ये होता था उसको उसी की चिता के साथ जला दिया जाता था जिंदा, चाहे वो औरत जिंदा हो या मरी हुई हो। या फिर आगे थोड़ा टाइम बढ़ता गया तो जलाने के बजाय उसको सफ़ेद साड़ी पहनाकर उसको बिल्कुल गंजा कर दिया जाता था और एक झोपड़ी में रखा जाता था कि अब तो बिल्कुल अलग रहेगी, तेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। फिर उसके बाद और आगे टाइम चलता रहा, फिर विधवा विवाह पुनर्विवाह एक्ट निकला 1856 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद भी वो सब कुछ इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं हुआ था, तो उसके लिए आज तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो हमारे सामाजिक सुधार के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके अंदर जो 2 टॉपिक्स बांटे गए हैं वो है सबसे पहला हमारा धर्म और समाज की विवेकपूर्ण समीक्षा। देखो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आधुनिक भारतीय विचारक जो है ना वो सामाजिक और धार्मिक मुद्दों तक ही सीमित रहे। क्यों? एक सेकंड स्टूडेंट, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। मेरे घर के पास 2-3 दिन से कुछ फंक्शन वगैरह रेगुलर हो रहे हैं, तो अगर आपको पीछे से आवाज़ आए तो प्लीज़ अवॉइड कर दिएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं कि धर्म और समाज की विवेकपूर्ण समीक्षा। जो हमारे मॉडर्न टाइम के ये सारे जो फिलोसफर आप इसमें पढ़ोगे, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक चीज़ों पर फोकस रखा था, क्योंकि इंडिया के अंदर कल्चरल बहुत है और संस्कृति ज़्यादा होने की वजह से धर्म भी बहुत ज़्यादा है। हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे इंडिया में कितने धर्म हैं। बेसिक पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, या फिर आपको क्रिश्चियन, ईसाई तो बोल ही दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक प्रश्नों की तरफ से उन्होंने या तो ध्यान नहीं दिया या बहुत कम ध्यान दिया, कि मतलब एक तरीके से वो पॉलिटिकली प्रेजेंट रहते ही नहीं थे। नेहरू भी कहते हैं कि बहुत सारे फिलोसफर जो मॉडर्न टाइम के थे, नेहरू के साथ के, जैसे राम मोहन रॉय हैं, पंडिता रमाबाई हैं, जो भी हैं, जो आप पढ़ोगे अब, वो सारे पॉलिटिक्स के अंदर प्रेजेंट रहते ही नहीं थे। वो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधारों में ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को रखते थे। ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय की मैं एक आपको बुक बताऊं तो तुफ़्फ़तुल मुबाहिद्दीन, उन्होंने 1803 या 4 में इसको वो करा था, मतलब बनाया था, छपी थी ये बुक, और इसमें उन्होंने इस धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड सारी चीज़ों को लिखा था। ठीक है, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो ये बुक परचेज करके या कहीं लाइब्रेरी से देखकर लेना और उसको पढ़ना। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। राम मोहन रॉय ने इसमें धार्मिक सुधारों के बारे में लिखा, ताकि उसके अंदर ही सामाजिक सुधार भी आ गए। क्योंकि धार्मिक सुधारों में जैसे लोग बहुत से मानते थे कि ऐसा कर लेंगे तो ये अपशगुन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस रखते थे। ठीक है, उन्होंने अपने बाद के लेखों में क्या करा, हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं, पाखंडों और सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी कुरीतियों की आलोचना करी थी। कि मतलब उन्होंने, वही वाली बात आ गई कि उन्होंने अपने उस बुक के अंदर इन सभी चीज़ों की आलोचना करी कि भैया बाल विवाह, 12 साल, 9 साल, 8 साल की बच्ची का विवाह आप करा रहे हो, तो भाई साहब जाहिर है वो तो जल्दी मरेगी ही मरेगी, कौन जिंदा रह सकता है। तो वही यही होता था। बल्कि राजा राम मोहन रॉय की खुद 3 शादियाँ हुई थी, पहली 9 साल की उम्र में, दूसरी 10 साल की उम्र में और तीसरी 15 साल की उम्र में। उसके बाद उन्होंने, जब उनकी 2 बीवियाँ मर गई थी और तीसरी भी ज़्यादा नहीं जी पाई थी, तो उसको देखकर ही सती प्रथा और बाल विवाह, इन सभी चीज़ों का विरोध करना शुरू करा था। उनका जो बेसिक कहना था वो ये था कि भाई समाज में सुधार करो, धार्मिक सुधार करो। ये जो फालतू की चीज़ें आपने लगा रखी हैं, आपको किसी का भी हक नहीं है कि आप किसी भी औरत को ज़िंदा जला दो, या उसकी ज़बरदस्ती किसी से भी शादी करा दो, या फिर उसकी छोटी उम्र में शादी करा दो। क्योंकि बाल विवाह के अंदर लड़के और लड़की दोनों आते थे। कभी कभी आपस घरों में लड़की और लड़के दोनों जब जन्म लेते थे तो पैदा होते ही उनके रिश्ते तय हो जाते थे। 5 साल की उम्र में, 6 साल,
8 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इन सभी चीज़ों का उन्होंने विरोध करा था। इसी तरीके से आधुनिक भारतीय चिंतन की शुरुआत जब हुई थी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग की, तो उसमें सामाजिक व्यवस्था की बुराइयों का विरोध करते हुए उन्होंने आधुनिक समाज में के निर्माण के उद्देश्य के बाद चिंतकों में अपनी मतलब एक तरीके से बात रखी थी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पाते तो इतनी मोटी मोटी किताबें थोड़ी छापते, और फिर इतना बड़ा टॉपिक राम मोहन रॉय आपको दिया है पढ़ने के लिए, वो तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो वो वाली चीज़ बस इनको लगा कि भाई अब अगर मॉडर्न टाइम है तो क्यों ना मैं सभी लोगों को मिला लूँ अपनी बातों में। तो इनके साथ जब आप इनका पढ़ोगे तो इसमें डेफिनेशंस वगैरह दिखेंगी, नेहरू की, गांधी की या किसी किसी की। तो उसके अंदर सबने बोल रखा है कि हाँ राम रॉय ऐसा था कि वो पॉलिटिकल चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, या फिर सामाजिक सुधार अच्छे कर दिए थे, ये था वो था, सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राम मोहन रॉय की वो थी बुक तुफल अल मुबाहिदीन, उसमें उन्होंने धर्म की एक तरीके से कंपेयर करा था। धर्म को उन्होंने धर्म को कंपेयर करते हुए ब्रिटिशर्स का भी लिखा था कि वो लोग एक तरीके से नास्तिक भी होते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं। वो लोग हमारी तरह ये नहीं मानते हैं कि अगर हम लोग ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उन्होंने इन चीज़ को भी कंपेयर करा था। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने क्रांति, पैगंबरों, चमत्कारों और पूरे प्रकार के अंधविश्वासों, नदी स्नान, मुक्ति और पेट पूजा और ये सभी चीज़ों की आलोचना करते हुए इस चीज़ को स्वीकार करा और लोगों से करवाया कि ये सारी चीज़ें हमारे मनगढ़ंत बनाई हुई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भगवान को मानते नहीं थे, ये मानते थे। इसमें कहीं नहीं लिखा, इनके किसी बुक में नहीं लिखा कि ये भगवान को नहीं मानते थे, ये बिल्कुल मानते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने इन सब चीज़ों का एक तरीके से विरोध करा, क्योंकि इनकी ये फिलॉसफी थी कि लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें बनाई हैं, ना कि भगवान ने बनाकर भेजी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आगे हम बढ़ें तो राधाकांत देव और हिंदू कॉलेज के हेनरी डिरोजियो ने रॉय पर ब्रिटिश समर्थक होने का आक्षेप लगाया था। हिंदू कॉलेज का हेनरी डिरोजियो जो है वो उस टाइम की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही। कभी आप ढूंढने निकल जाओ कि हिंदू कॉलेज में कहाँ बैठे हैं ये उसी टाइम की बात हो रही है। तो इन लोगों ने रॉय पर ना ब्रिटिश समर्थक होने का एक वो लगा दिया था आरोप सा कि भाई ये तो ब्रिटिश समर्थक है, कि जब ये ब्रिटिशर्स का वो कर रहा है कि ब्रिटिशर्स इतने अच्छे होते हैं, ये अपना काम पे काम रखते हैं, ना किसी को दुख पहुँचाना, ना कुछ करना, ये करना वो करना। तो इन्होंने इसको कहा था कि ये ब्रिटिशर्स का समर्थक है। और रॉय ने ये बोला कि मैं विवेकपूर्ण व्याख्या रखता हूँ, कि भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं ब्रिटिशर्स से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इंडियन से नहीं करता हूँ। इसलिए बंगाल में ब्राह्मण समाज और अन्य सुधारवादी आंदोलनों में हिंदू समाज के व्यापक सुधारों के लिए उन्होंने प्रयास भी किए थे। ब्राह्मण समाज 1829, ये मैंने आपको अभी बता दिया है, वैसे रॉय में आप पढ़ोगे। ब्राह्मण सोसाइटी की इन्होंने स्थापना करी थी 1829 में। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो इन्होंने इन सब चीज़ों की और हिंदू समाज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करी, क्योंकि इनके एकदम दिल गुर्दे फेफड़ों में ये वाली बात लगी कि मुझे ब्रिटिशर्स का समर्थक बोला जा रहा है। तो इन्होंने ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान और राणा डे और बहुत सारे जो चिंतक थे, उन्होंने भारतीय समाज की विवेकपूर्ण व्याख्या का समर्थन किया था, कि मतलब जो चीज़ वो कर रहे थे उसका। ज्योतिबा फुले जो हैं उन्होंने भी जाति सोपान श्रेष्ठता पर बहुत ज़्यादा फोकस करा था, कि जाति का जो सब रहता था, क्या रहता था, जाति का ब्राह्मण और ये आपका सारी जो 4 कैटेगरीज में बटा हुआ था, कि भाई ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ये सारी चीज़ें नीचे 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 ऐसे जाती जाएंगी। तो उन चीज़ का भी थोड़ा सा विरोध किया था। रॉय की जो तुफ़त है, तुफ़तुल मुबाहिदीन, उसमें सिर्फ सत्य के आधार पर ही चीज़ों को स्वीकारा गया है, और साथ में उसमें कंपैरिजन भी किया गया है बाकी समाज को इंडिया से, या फिर बाल विवाह या सती प्रथा, इन सब चीज़ों को बाकी चीज़ों से। ठीक है, केशवानंद सेन ने भी इन सब चीज़ों पर विचार किया और बोला कि धर्म सत्य होता है, सच होता है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको मानो या नहीं मानो, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी पर थोप नहीं सकते हैं।
ठीक है। केशव चंद्र सेन ने भी ये बोला कि ईश्वर के पितृत्व अवधारणा में मानव का भातृत्व भी निहित है, कि मतलब सीधी सीधी बात बोला जाए तो ईश्वर को मानने के लिए इंसान की जो उनका इंटरेस्ट है वो होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो नास्तिक है, और अगर नहीं मान रहा है, वो नास्तिक अपने आप को मान रहा है, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा धार्मिक पुनरुत्थान। ठीक है। इसके अंदर ये था कि सुधारवादी आंदोलन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया कि भाई अब चीज़ों को सुधार में लाओ। जो चीज़ें पहले चलती आ रही थी, बहुत हो गया, चलती थी, लेकिन अब चीज़ों में सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदू समाज का एग्जाम्पल दिया गया कि इसका जन्म होने की वजह से प्राचीन धार्मिक पवित्र के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक मूल्यों को संयुक्त करने की कोशिश की जाए, प्रयास की जाए। भारत 19वीं शताब्दी में अलग अलग धार्मिक सुधारवादी आंदोलन करने लगे थे। अब भारत में ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें चलती थी भारत में। इन सब चीज़ों को मिलाकर कि भैया लोगों के लिए अब इन सब पार्टीज़ को लाओ या सोसाइटीज़ को लाओ, जिससे लोगों को पता लगे कि भाई धर्म होता क्या है। रियलिटी में इसमें ये रखा गया कि आर्य समाज में वेदों के नारे लगे थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद जो है, ये सब कुछ, इन सब के नारे लगे थे। और रामकृष्ण जो मिशन था उसमें वैचारिक हिंदुत्व, दोनों का धर्म के प्रति दृष्टिकोण काफ़ी अलग अलग था। ठीक है। वो लोग जो थे वो ऋग्वेद पर, इन सब पर ज़्यादा बिलीव करते थे, और ये एक तरीके से आइडियोलॉजी हिंदुत्व पर बिलीव करते थे कि भाई हिंदू एक अपने दिमाग के हिसाब से क्या मानता है, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। फिर भी दोनों बदलते समय के साथ धार्मिक सुधार में एक साथ ही बैठे थे, कि मतलब उनको अलग नहीं दिखाया जा सकता था। कुछ हद तक तो दोनों ने ही व्यक्ति की स्वतंत्रता, ब्राह्मणवाद और जाति की व्यवस्था, जिनमें सामाजिक स्तर का निर्धारक बिल्कुल एक जैसा था, उसमें सुधार करने की कोशिशें भी करी थी। ठीक है। इस तरीके से आर्य समाज और इसके जो स्वामी थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता ब्राह्मणों की सत्ता का खंडन किया और ईश्वर और उसके भक्तों के मध्य किसी भी प्रकार के मध्यस्थ के विचार का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है। और काफ़ी हद तक उन्होंने व्यक्ति को ब्राह्मणवाद के से मुक्त भी कराया, क्योंकि ये रहता था ना कि ब्राह्मण जो होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, और ये है कि हम ही हैं, जो कुछ है हमारे नीचे आते हैं सारे लोग, तो ये वाली चीज़ों पर फोकस किया गया था। ठीक है। अब आ जाइए आप यहाँ पर आगे, समाजवाद। ठीक है। समाजवाद का बेसिक आपका क्या है? समाजवाद से एक ही चीज़ समझ आती है ज़्यादातर, क्या? ओह सॉरी, आप लोग तो मुझे बता ही नहीं सकते। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या। समाजवाद से ये बात समझ आती है कि असहयोग आंदोलन के बाद समाजवादी विचारधारा बहुत सामने आई थी, बहुत ज़्यादा सामने आई थी। लोगों ने समाजवादी विचारधारा को 1920 के दशक से सामने लाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी का मेन मकसद ये होता है कि हमें हमारे राइट्स दो, स्वतंत्रता दो, दैट्स इट। जो करना होगा हम खुद कर लेंगे, लेकिन लिमिटेशंस लगा दो। वही सेम उदारवादी भी यही मानते हैं कि हमें राइट्स दो, फ्रीडम दो और लिमिटेशंस लगा दो, ताकि हम उनका उल्लंघन ना करें, और बाकी हमारा काम है कि हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो भारत में जो पहला समाजवादी साप्ताहिक था वो द सोशलिस्ट था। 1923 में बम्बई में S.A. डांगे ने प्रारंभ किया था। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप मुझे कमेंट में मत बोलना कि मैम बॉम्बे, मुंबई, शुम्बई जो भी होता है, उस टाइम पे बम्बई बोला जाता था, तो आपको आंसर में भी बम्बई ही लिखना पड़ेगा, आप कुछ और नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था हमारा 1923 में बम्बई में S.A. डांगे ने प्रारंभ किया था, और ये अकेले गांधी जी का ही योगदान माना जाता है कि कांग्रेस ने भी मदद करी थी, और S.A. डांगे ने भी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। इन सब चीज़ों का ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि समाजवादी सुधार में, क्योंकि गांधी जी का तो सभी जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से समाजवादी सुधार करने शुरू करे थे, कि भैया पहनावे को मना करा, उन्होंने जूट के कपड़े या ये सब, जो भारत का रहन सहन था, पहनावा था, उसको पहनना शुरू करा, लोगों को पहनाना शुरू करा। तो ये सारे जो थे हमारे समाजवादी सुधारों के अंदर भी आते हैं। ठीक है। जो हमारे ये है कि औपनिवेशिक सरकार की क्रूर दमन की कार्यवाहियों और जलियांवाला बाग का नरसंहार आदि के अलावा असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, या जिसमें अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित एक पुलिस थाने को किसानों की एक उग्र भीड़ ने आग लगा दी थी, उसके कारण वापस लेने के लिए जनता पर बड़े पैमाने पर मौबंग हुआ था। ठीक है। ये सारे जो है गांधी जी से रिलेटेड हैं।
भाई जब गांधी जी आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गांधी जी का भी 12th में ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा, तो इसलिए शायद समझ ना आए। चोरा चोरी कांड है, जलियांवाला बाग कांड है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, वो सभी कांड आप आगे पढ़ लोगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो ये आगे बताया जा रहा है कि बंगाल में संगठनों का एक समूह ने मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में साम्यवादी दल की आधारशिला रखना, मतलब मुजफ्फर अहमद ने इन चीज़ों को संभाला था, लीड किया था। इससे पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवादी एम.एन. रॉय जो थे, उन्होंने जो हथियारों की खोज करी थी वो अमेरिका में करी थी और समाजवादी स्वीकार भी कर लिया था कि हाँ मैं भी समाजवाद हूँ। फिर 1921 का टाइम आया और उन्होंने मुहाजिरों के गुटों के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। ताशकंद समझौता आपको याद होगा क्या था, तो ये 1921 की बात हो रही है कि ताशकंद में ही उन्होंने इस चीज़ की स्थापना करी थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंधित, ठीक है। मुजाहिर वह लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में निर्वासित जीवन व्यतीत करने की इस्लामिक परंपरा हिजरत से अपने देश को छोड़ा था, ठीक है। 1924 में बहुत से लोगों को डांगे और मुजफ्फर अहमद के साथ कानपुर षड्यंत्र कांड जो था उसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, ठीक है। ये मतलब ये आगे अभी समाजवाद बिल्कुल दी एंड हो रहा है आपका टॉपिक का कि भैया बस हो गया, अब समाजवाद में सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बम्बई, बंगाल और पंजाब में किसानों ने अपने दल बनाए थे और फिर जो भी चीज़ें चली थी, मांगे चली थी, उसमें भी काफ़ी किसानों को और सबको गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ क्रांतिकारी आतंकवादी का समाजवाद में कोई डेवलपमेंट हुआ था और भगत सिंह और उनकी हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, इसने डेवलपमेंट के लिए रिप्रेजेंट भी अपने आप को किया था। अब आता है आपका निष्कर्ष। इस अध्याय में आपने उन प्रमुख मुद्दों और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जिन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में जाना जाता है। अपने उन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का भी अध्ययन किया जिनमें आधुनिक काल में भारतीय चिंतन उदित हुआ। अपने आधुनिक भारतीय चिंतन के विभिन्न तत्वों का भी अध्ययन किया, जैसे उदारवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, सर्वोदय, ठीक है। मतलब उदारवाद, राष्ट्रवाद मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अगर आपकी बुक में है तो आप पढ़ लेना, और अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में या टेलीग्राम पे बता देना, मैं आपको उसको परचेज करवा दूंगी। अब आशा की जा सकती है कि इस अध्ययन से आपको आज के समय में घटित हो रही घटनाओं को समझ पाने में मदद मिली होगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको दिख रहा होगा, ये फोटो ही लेकर लगाया है कि आपको बेसिक पढ़ा क्या है वो समझ आ जाए। अब निष्कर्ष जो है आप अपने पास से लिखोगे, ठीक है। आप जानते हो निष्कर्ष कैसे लिखना है, मैं फर्स्ट ईयर से आप लोगों को बताती आ रही हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहा हो। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।